हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 20 क्लास 12 आईएससी मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो ये आपके लोगों के सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। पहले 2 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे प्रीकॉशंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। वी हैव टोटल 3 मेथड्स। वन इज प्रोडक्ट मेथड, वन इज इनकम मेथड एंड दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने लिखा नहीं है, अभी लिखूंगा। तो दिस इज प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वी विल फर्स्ट डिस्कस द प्रीकॉशंस ऑफ दिस मेथड, प्रीकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, प्रीकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. We will further discuss the difficulties of product method, difficulties of income method and difficulties of expenditure method. After that, we will discuss what are the formulas for finding out the national income, because we have total 3 formulas, because we have 3 methods to find out. Then we will see how to conversion we will understand, and then we will do the numericals given at the end of the chapter. तो हम उन अनसोल्व जो आपके क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीकॉशंस की बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड में। तो पहला है गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक फार्मर है, वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए व्हीट या राइस प्रोड्यूस करता है, तो उसको नेशनल इनकम में हम ऐड करेंगे क्योंकि उसकी एक मार्केट वैल्यू है, उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। दूसरा, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। मान लीजिए आप फर्नीचर बनाते हैं, कुछ फर्नीचर आपने अपने ऑफिस के लिए बना लिया, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा क्योंकि उसकी एक मार्केट वैल्यू है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट, मतलब अगर आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो आप रेंट को सेव कर रहे हैं, तो उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू भी काउंट की जाएगी कि वो कमाई गई है। देन सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ। अब सर्विसेज को जो हाउस वाइफ की सर्विसेज होती हैं अपने हाउस के लिए, उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर अफेक्शन और लव एंड अफेक्शन रहता है और उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स, हम केवल जो करंट ईयर में आउटपुट हुआ है उसी को काउंट करेंगे। अगर मान लो वो सेकेंड हैंड गुड्स है तो उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी और ईयर में ऐड हो चुकी है। तो सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड शेयर्स, वो भी कैलकुलेट नहीं की जाएगी क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हुई है। बट इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी हैं इस मेथड में। पहली है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि जो स्टॉक बच जाता है उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए। 2 तरीके होते हैं, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के जिस रेट पे हमने उसको खरीदा था उस रेट पे काउंट किया जाए, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे काउंट किया जाए जो आज उसकी करंट वैल्यू है। तो ये एक डिफिकल्टी है। दूसरा आपका है जैसे एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में भी वही प्रॉब्लम है कि आप इसको किस बेस पे काउंट करेंगे, हिस्टोरिकल बेस है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो दैट इज अगेन व्हाट, एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को वैल्यू करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लासिफिकेशन लाइक इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड। कई बार सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। मान लीजिए आप एक आटे का पैकेट लाए, रोटियां बना के खा ली, तो वो क्या माना जाएगा आपका फाइनल गुड। बट वही अगर बेकर ने खरीदा तो क्या माना जाएगा इंटरमीडिएट गुड। तो उसको क्लासिफाई करना कि जिस गुड को हम नेशनल इनकम में ले रहे हैं वो फाइनल है इंटरमीडिएट है, दैट अगेन ए प्रॉब्लम। ये डिफिकल्टीज है। इनकम मेथड पे आ जाते हैं। इनकम मेथड में देखिए, इनकम इन काइंड वही सेम रिपीटेड है। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट और वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय द ओनर टू द बिजनेस। हाँ, अगर ओनर अपनी खुद की सर्विसेज बिजनेस को दे रहा है उसकी भी एक वैल्यू है, चाहे उसने फर्म से पैसा लिया नहीं है पर वो भी उसकी वैल्यू भी काउंट की जाएगी। ट्रांसफर इनकम, वन साइडेड इनकम काउंट नहीं होगी, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट ग्रांट ऐड नहीं होगी। इलीगल इनकम ऐड नहीं होगी क्योंकि वो कमाई नहीं गई है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को इस बेस पे काउंट नहीं किया जाता है कि ये एज्यूम किया जाता है कि उसका यूज गवर्नमेंट ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है, कंजम्पशन पर्पज के लिए किया है। देन आपका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स ऐड नहीं होगी, या शेयर्स के थ्रू जो हुई है वो ऐड नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की गई है, मेयर ट्रांसफर है। पॉकेट मनी अगर बच्चे को मिलती है रिलेटिव से, वो काउंट नहीं होगी क्योंकि वो उसने कमाई नहीं है। विंडफॉल गेन ऐड नहीं होंगे। आपके वेल्थ टैक्स जो दिया है वो भी काउंट नहीं होगा क्योंकि वो करंट इनकम से नहीं दिया गया है।
बट अगर टीडीएस, अगर मान लीजिए ऑनर ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से कट करके गवर्नमेंट पास जमा किया है, वो इंक्लूड होगा। बट अगर उसको सैलरी मिली है और उसने खुद जमा किया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसकी सैलरी में पहले से ही हमने काउंट कर लिया है। तो ये आपका हो गए प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। वी टॉक अबाउट डिफिकल्टीज ऑफ द इनकम मेथड। डिफिकल्टीज क्या है? पहली बात मिक्स्ड इनकम। जैसे मान लीजिए एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और उस सेल्फ, जैसे मान लीजिए एक टेलर है, टेलर मास्टर, उसने जो आपके कपड़े को स्टिच किया तो उसके पैसे लिए, तो उसमें उसका मेहनत भी है, उसकी वेज भी है, उसमें उसका रेंट भी है, उसमें उसका इंटरेस्ट भी है, उसके अंदर उसका प्रॉफिट भी है। तो अगर मैं उनको क्लासिफाई करना चाहूं कि उसकी इनकम में उसका कितना मेहनत है, मतलब कितना वेज है, कितना रेंट है, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट है, दैट इज अगेन इम्पॉसिबल। तो मिक्स्ड इनकम को क्लासिफाई करना मुश्किल है। देन आपका इंटरेस्ट नेशनल डेट, उस पर ऑब्जेक्शन है कि इंटरेस्ट नेशनल डेट को इस ऑप्शन पे हम काउंट नहीं करते हैं कि उसका यूज गवर्नमेंट ने कंजम्पशन पे किया है। बट कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर्पज से भी यूज करती है। तो ये गलत ऑप्शन है कि उसको काउंट नहीं करेंगे, करना चाहिए। बेस्ड ऑन इनकम टैक्स रिटर्न्स, कि जो हम इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं कितनी इनकम जनरेट हुई कंट्री में, वो इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेस पे करते हैं। पर काफी सारे लोग तो इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते, तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा पहुंचता नहीं है। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। ये जो मैंने यहां लिखा है, दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड का प्रिकॉशंस। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑन सेल्फ कंजम्पशन, वही सेम रिपीटेड है। या इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट के ऊपर का एक्सपेंडिचर, जो कि हमने खर्च किया नहीं है पर उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, काउंट होगी। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, मान लीजिए आप ये मशीनरी या फर्नीचर जो आपने अपने खुद के यूज के लिए आपने प्रोडक्शन कर लिया है, तो विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एक्सक्लूड है, ऐड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स ऐड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड ऐड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट, ग्रांट भी ऐड नहीं होगा। अब इसकी डिफिकल्टीज क्या है? डिफिकल्टी वही है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के भी हम उसको करंट प्राइस पे करें या हिस्टोरिकल बेस पे करें, तो यूजुअली प्रैक्टिस में हम करंट प्राइस को लेते हैं। और मोर ओवर कई बार तो हमारे पास एडुकेट डेट गवर्नमेंट पे प्रॉपर डेटा भी नहीं होता है कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसका कंप्लीट डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता है। तो ये भी डिफिकल्टीज है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम करेंगे कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास हम इसके फॉर्मूलाज को लिख के चलते हैं। ठीक है, तो जब फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो हमारे पास जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, हम उसको बोलेंगे या तो ग्रॉस या फिर क्या बोलेंगे, नेट। सेकंड जो वर्ड है उसको क्या बोलेंगे, या तो डोमेस्टिक या फिर नेशनल। तीसरा जो वर्ड है दैट इज प्रोडक्ट। और फोर्थ वर्ड है या तो फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। अब इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे देखिए। अगर आपको बनाना है नेट, तो कैसे बनाएंगे, ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, याद रखिएगा। और अगर आपको ग्रॉस बनाना है, दैट इज नेट प्लस डेप्रीशिएशन, ये याद रखिएगा। अब आपने कहा सर याद कैसे करें, देखिए मान लीजिए आपने एक टेबल खरीदा और टेबल की आज की वैल्यू जो है, मतलब आपने खरीदा उसको 1000 में, अब 3-4 साल बाद उसकी कीमत रह गई केवल 600। 1000 में खरीदा था तो कितनी वो डेप्रीशिएट हो गई, 400। तो आपका ग्रॉस कितना था, 1000, और नेट कितना है, 600, और डेप कितना है, 400। तो हमें क्या करना है, अगर मैं 1000 में से 400 लेस कर दूंगा तो नेट क्या आएगा, 600, या 600 में 400 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1000। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है आपका, अगर आपको बनाना है नेशनल, क्या बनाना है, नेशनल, तो कैसे करेंगे आप, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब हमने कितना फॉरेन से कमाया। तो एनएफआईए अगर हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा नेशनल, और अगर आपको डोमेस्टिक बनाना है तो नेशनल माइनस एनएफआईए। अच्छा, एनएफआईए निकलता कैसे है, एनएफआईए निकलता है फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, नेक्स्ट इज आपका, मतलब इसका पॉइंट क्लियर है कि विद इन द कंट्री कमाए तो डोमेस्टिक है, अगर फॉरेन की इनकम भी उसमें ऐड कर दी जाए दैट बिकम्स नेशनल। आपने कहा सर नेशनल हमेशा डोमेस्टिक से बड़ा होगा, जरूरी नहीं है, डोमेस्टिक भी नेशनल से बड़ा हो सकता है अगर एनएफआईए नेगेटिव हो, तो एनएफआईए नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा क्वेश्चन में कई बार ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं देते, वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देते हैं, तो उसमें साइन चेंज कर लीजिएगा, अगर प्लस है तो माइनस मानिएगा और माइनस है तो प्लस। नेक्स्ट हमारा है, अगर आपको बनाना है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस तो कैसे बनाएंगे मार्केट प्राइस आप, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी कैसे निकलेगा, अच्छा एक मिनट पहले मैं ये लिख देता हूं, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो दैट इज मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। एनआईटी कैसे निकलेगा, एनआईटी इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसे जरा ध्यान समझिएगा, आपने कहा सर एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब कितना हमने गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स दिया, कितना गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी, उसका नेट हो गया। अब पॉइंट आता है सर हम इसको याद कैसे करेंगे, आप देखिए मार्केट में जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस में टैक्सेस जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर मार्केट बनाना है तो टैक्सेस को जोड़ना है, और अगर आपको फैक्टर बनाना है तो टैक्सेस को हटाना है। अब एनआईटी निकलेगा कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर, तो ये कन्वर्जन है, इसका आप अगर फोटो लेना चाहें ले लीजिए, क्योंकि मुझे उस पार्ट को रेज करना है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को, पर उससे पहले मैं आपको तीनों मेथड्स के रूल लिख के बता रहा हूं वन बाय वन। पहले हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, आप लिखना चाहें लिख लीजिए। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड सब इसमें निकलता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपने कहा सर इसको याद कैसे करेंगे, सिंपल है, मान लीजिए मैं कहता हूं आपने आउटपुट किया 1000 रुपीज का और उसमें 800 की आपकी कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की, तो आपने कितना वैल्यू ऐड किया, 200। आपने कहा सर अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट, अभी हमारा केवल प्रोडक्ट मेथड का यही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है। बट अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे बताइए, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो, चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, अब आपने मान लीजिए आपने ये निकाल लिया जीडीपी एट एमपी, बट क्वेश्चन कह रहा है कि आप नेशनल इनकम निकालिए, तो आप दो स्टेप में अपना आंसर निकालिए। पहला स्टेप आप निकालिए जीडीपी एट एमपी, फिर कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम क्या बोलते हैं हम, एनएनपी एट एफसी, और लिख दीजिए नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। मान लीजिए आपको ये निकालना है इनकम प्रोडक्ट मेथड से, तो कैसे निकालोगे, अभी आपने क्या निकाला यहाँ पे, जीडीपी एट एमपी तो निकाल लिया, तो हमें क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। अभी जो मैंने कन्वर्जन सिखाया था आपको, देखिए आपको ग्रॉस से नेट पे आना है, जो लेफ्ट वाला है वो हमें बनाना है, तो अगर आपको नेट बनाना है ग्रॉस से, तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। अब आपको नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक है तो फॉरेन इनकम ऐड कर दीजिए। अगर आपको मार्केट से फैक्टर पे आना है, मार्केट में टैक्सेस पहले से ही हमें आना है फैक्टर पे, तो माइनस टैक्स मतलब माइनस एनआईटी। तो दिस वे आप प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्लियर,
तो ये आप नोट कर लीजिए या फोटो ले लीजिए आप, मैं फिर नेक्स्ट मेथड लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा इनकम मेथड। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाऊंगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या करेंगे हम, पहला है ए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें 3 हिस्से हो जाते हैं, इन कैश, इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पीएफ। इन कैश में वेजेस एंड सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा। इन काइंड में फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ये आपका हो गया ए पार्ट। बी है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 हिस्से होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से फर्दर 3 टाइप की इनकम है, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। और इससे है आपका प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट के फर्दर 3 हिस्से हैं, आपका डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग को और रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, और एक और नाम भी है अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक, और तीसरा होता है सी, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड NDP@FC। और इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, याद रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप नेशनल इनकम निकालो, और नेशनल इनकम होती है NNP@FC, ये होती है नेशनल इनकम। अगर आपको ये निकालनी है तो कैसे निकालोगे, NDP@FC। अब देखो, N सेम, P सेम, FC सेम, केवल डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो फॉरेन की इनकम ऐड कर दिए प्लस NFIA। तो इस तरीके से हम इस मेथड से अपना नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो मैं जरा इसमें इंक भर लेता हूं, आप इतना नोट कीजिए। क्लियर? तो आप जरा नोट करिए, मुझे एक मिनट का टाइम लगेगा, मैं जरा इंक फिल कर लेता हूं इसमें। अब इसके बाद मैं एक्सपेंडिचर मेथड लिखूंगा, और फिर मैं आपको इसके बोर्ड क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दूंगा। ये मैंने फिल कर लिया है। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने?
नाउ वी विल डू एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में पहला है ए, दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बी क्या है? बी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो हिस्से होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब जो फिक्स, अगर जब ये फिक्स वर्ड आ जाए तो चेंज स्टॉक ऐड करना है, और जैसे ही फिक्स में चेंज स्टॉक जुड़ेगा तो ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा बन जाएगा। तो इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में केवल फिक्स का डिफरेंस है। फिक्स में चेंज स्टॉक ऐड हो गया तो ये बन जाएगा। चेंज स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? और तीसरा है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल करते वक्त कई बार वो नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे देते हैं, तो आपको साइन चेंज करना है। अगर प्लस साइन है तो माइनस कर लीजिएगा, माइनस है तो प्लस, अगर नेट इंपोर्ट दे रखा है तो। क्लियर? तो अब यहां जो निकलेगा वो दो चॉइस है, ए प्लस बी प्लस सी। तो जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। और फिर हमें बनाना है, मान लीजिए नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी मान लीजिए बनाना है, नेशनल इनकम बनाना है हमें। तो कैसे बनाएंगे बताइए आप? माइनस डेप प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। बट अगर यहां पे ग्रॉस की जगह नेट दे रखा हो, या यहां पर ग्रॉस की जगह नेट दे रखा हो, तो जो निकलेगा वो जी नहीं निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? एन डी पी एट एम पी रहेगा मार्केट प्राइस पर ही। वैसे ग्रॉस जो है, ये वाला ग्रॉस, ये क्या बन जाएगा? नेट। बाकी सारा सेम है। अब हमें बनाना है एनएनपी एट एफसी, हमें बनाना है नेशनल इनकम। क्या बनाना है? नेशनल इनकम हमें बनाना है। तो हमें जब ये बनाना है तो हमें क्या करना है? बस माइनस डेप नहीं करना, प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी। और इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड से अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डन? तो अब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाता हूं। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो करता हूं, बाकी तो आप कर पाएंगे। ठीक है? आप फोटो ले सकते हैं, मैं अब इरेज कर रहा हूं इसको। अब मैं न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूं, जो मुझे लगता है थोड़े से टफ हैं। इजी क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे, फिर भी कहीं अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे बोलिएगा, आप उसमें बताइएगा कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है सोल्व, तो मैं सोल्व करके दिखा दूंगा आपको। तो जैसे मुझे लगता है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, तो देखिए जरा, आपको सीओई निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बट सीओई के लिए मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहां पर मैं इसको मैथ हम यहां पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे? आपको क्या गिवन है? जीडीपी एट एफसी गिवन है, और आपको पता है इनकम मेथड से क्या निकलता है, मैंने लिखवाया था आपको। इनकम मेथड से निकलता है एन डी पी एट एफसी निकलता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। तो हम क्यों ना पहले डोमेस्टिक इनकम, पहले हम एनडीपी एट एफसी निकाल लें। कैसे निकालेंगे हम? आपको गिवन है जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी आपको गिवन है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम है, एफसी एफसी सेम है। तो देखिए जरा, आपका ये वैल्यू है 350,
और डेप्रिसिएशन कितना आपका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इट कम्स 340। अब मुझे क्या करना है कि एनडीपीएटएफसी जो होता है ना, एनडीपीएटएफसी जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बी मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, सी मतलब मिक्स्ड इनकम। तो मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है, तो 340 यहां लिख दीजिए, ए को एक्स ले लीजिए, प्लस बी में आपका क्या क्या है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, आपने कहा सर रॉयल्टी, उसको जीरो मान लीजिए, और प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी आपको दे रखा है, मिक्स्ड इनकम भी दे रखा है। तो कितना हो गया, 340 इज इक्वल टू एक्स प्लस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दैट कम्स 120 प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कितना आपका, दैट इज 100। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 340 माइनस 220, तो एक्स इज इक्वल टू इट कम्स 120, तो रुपीज 120 लाख। आपने कहा सर ये क्या, रुपीज लगाना जरूरी है, इसके मार्क्स कट जाते हैं, और अगर वो आंसर लैक्स में तो आपको लैक्स लिखना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, तो जरा मैं करके दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, और आपको निकालना सीओई। तो सबसे पहले आप कीजिए जीडीपी एट एमपी, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी एट एमपी ही निकलता है। तो कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आपका 570 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आपका 120, तो इट कम्स 450। ये आपका क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। अब मुझे इस जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है किसमें, एनडीपी एट एफसी में, क्योंकि इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी ही निकलता है। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, एनडीपी एट एफसी निकलता है इनकम मेथड में, तो ये जीडीपी एट एमपी से कन्वर्ट कर लीजिए। जीडीपी एट एमपी से कैसे कन्वर्ट करोगे, ग्रॉस से नेट माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, पी सेम, एमपी से एफसी जाना है तो माइनस एनआईटी। तो ये आ गया 450 माइनस डेप्रिसिएशन कितना आपका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 50 एंड माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना है, एनआईटी है आपका 60। तो कितना आ गया ये 400, 340 आ गया, 340। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सीओई। तो एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये 340 तो आप यहां लिख दीजिए, इसको एक्स मान लीजिए सीओई को। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेंट एंड प्रॉफिट, तीनों को ऐड कर लीजिए, इट कम्स 35 25 60 एंड 1 मिनट 20 35 प्लस 25 60 प्लस 20 80 प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है आपका, मिक्स्ड इनकम है 100। तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 340 माइनस 180, तो x इज इक्वल टू कितना 160 रुपीज 160, इट इज इन करोड्स। ओके, तो दिस वे आई सोल्ड इट। तो होप सो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से किया। बाकी भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन किए। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।